हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का विषय है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट सेकेंड पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को यूनिट सेकेंड से राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों को राष्ट्र राज्य व्यवस्था की अवधारणा के बारे में बताया था कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा है क्या, हम राष्ट्र राज्य से क्या समझते हैं, स्टेट नेशन से क्या समझते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। जैसा कि शक्ति के बारे में आप लोग जानते हैं कि शक्ति क्या चीज होती है, शक्ति क्या होती है। शक्ति का तात्पर्य होता है शक्ति, पावर। पावर का तात्पर्य क्या होता है? बल प्रयोग की क्षमता। बल प्रयोग की क्षमता को हम शक्ति कर सकते हैं, या फिर दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कर सकते हैं। प्रभावित करने की क्षमता, प्रभावित करने की क्षमता, प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही क्या है? शक्ति है, पावर है। जैसे हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली होने का तात्पर्य क्या होता है? उसके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसके द्वारा वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। उसके पास संपत्ति हो सकती है, उसके पास जनसंपर्क हो सकता है, उसके पास राजनीतिक शक्ति हो सकती है, उसके पास आर्थिक शक्ति हो सकती है, भौगोलिक शक्ति हो सकती है, यानी कि उसके पास विभिन्न प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। तो वह व्यक्ति शक्तिशाली होता है और अपने इन साधनों के द्वारा वह दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, या दूसरों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता रहता है, या दूसरों को वह इतना प्रभावित कर लेता है कि वह उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं। दूसरों को इतना प्रभावित कर देता है कि वह उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं। तो इसी तरह से शक्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। हम वैचारिक शक्ति की भी बात कर सकते हैं कि अपने विचारों के द्वारा हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो जिस तरह से व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो इसी शक्ति को हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि राष्ट्र की शक्ति क्या होती है, राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो इकाई होती है वह राज्य होती है। राज्य एक यूनिट होती है। और हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हम किस में करते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हम राज्य को केंद्र मानकर करते हैं। प्रत्येक राज्यों को केंद्र में मानकर करते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम राज्यों के विभिन्न व्यवहारों का, विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। एक राज्य के व्यवहार का दूसरे राज्य के ऊपर क्या असर पड़ता है, इन सब का हम राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जो संप्रभु राष्ट्र होता है, उसके पास शक्ति होती है। यानी कि शक्ति जो होती है वह संप्रभु राज्य का आवश्यक गुण होता है। कोई भी राज्य यदि संप्रभु है तो उसके पास पावर भी तो होगा। पावर बिना शक्ति के वह संप्रभु नहीं हो सकता है। और जो संप्रभु राज्य होता है वह अपने संप्रभुता के कारण ही, अपनी शक्ति के कारण ही नागरिकों पर शासन करता है, कानून बनाता है, वह कानूनों का क्रियान्वयन करता है। जो कानून का उल्लंघन करता है उसको वह दंडित करता है। यानी कि ये सारे कार्य वह किसके द्वारा करता है? अपनी शक्ति के द्वारा करता है, अपने पावर के द्वारा करता है। वह संप्रभु राज्य पावरफुल होता है। और इसकी शक्ति को संप्रभु राज्य में निवास करने वाले जितने भी निवासी होते हैं, जितने भी जनता होती है, उनकी सहमति प्राप्त होती है। बिना सहमति का वह शासन नहीं कर सकता है। यानी कि संप्रभुता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वहां के नागरिकों के द्वारा भी किया जाता है। तो शक्ति जो होती है वह दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, या नियंत्रण करने की क्षमता होती है। जब हम दूसरे के कार्यों को प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, जब हम दूसरे के कार्यों को या दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रण में रखते हैं, तो हमारे पास शक्ति होती है। यानी कि शक्ति क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है या नियंत्रण करने की क्षमता होती है। और इस शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। जैसे धन की शक्ति हो सकती है, आचरण की शक्ति हो सकती है, व्यवहार की शक्ति होती है, प्रभाव की शक्ति होती है, बल और दंड देने की शक्ति होती है, वैचारिक शक्ति होती है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। और इन्हीं शक्तियों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रख पाता है। व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है,
अपने मनोवांछित अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप वह कार्य करा पाता है, दूसरों से अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करा पाता है और दूसरे जो हैं उसके प्रभाव में आकर उसके अनुरूप कार्य करने लगते हैं। तो इसी को हम शक्ति कहते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रों के पास भी शक्तियां होती हैं। जिस तरह से व्यक्ति के पास शक्तियां होती हैं, इसी तरह से राष्ट्रों के पास भी शक्तियां होती हैं। राष्ट्र अपनी शक्ति के द्वारा वो दूसरों के व्यवहारों को, यानी कि दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों को, दूसरे राष्ट्रों के आचरणों को, दूसरे राष्ट्रों के कार्यों को प्रभावित करता रहता है और नियंत्रित करता रहता है। और जब एक राष्ट्र अपने संसाधनों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों को प्रभावित करता है, दूसरे राष्ट्रों के क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो उसी को हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं कि वो पावरफुल होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका क्या है, ये पावरफुल है, अमेरिका पावरफुल है। तो यह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करता रहता है, दूसरे राष्ट्रों को अपने इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए दबाव डालता रहता है, यानी कि वह इतना क्षमता रखता है कि दूसरे राष्ट्र उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य कर सके। इसी को हम शक्ति कहते हैं, इसी को हम पावर कहते हैं। आइए हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि पैडलफोर्ड एवं लिंकन का कहना है कि राष्ट्रीय शक्ति किसी देश की आर्थिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है, जिसके द्वारा वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। मार्गन थाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों, नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छानुसार कार्य करा लेता है। यानी कि मार्गन थाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति होती है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कार्य कराता है, यानी कि अपने प्रभाव के कारण, अपनी क्षमता के कारण वह कार्य करा लेता है और दूसरे राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता रहता है। आर्गेन्स्की तीसरी परिभाषा है आर्गेन्स्की की। आर्गेन्स्की का कहना है कि शक्ति अपने साध्यों के अनुरूप किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की योग्यता है। यानी कि शक्ति क्या है, अपने लक्ष्यों के अनुरूप, अपने उद्देश्यों के अनुरूप किसी दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की योग्यता है। तो आर्गेन्स्की कहते हैं कि यह एक योग्यता है, एक एलिजिबिलिटी है कि हम दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरे राष्ट्रों को अपने इच्छानुसार कार्य कराने के लिए कैसे हम बाध्य कर सकते हैं। तो यह शक्ति है। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर कहते हैं कि शक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा लादने और आज्ञा पालन न करने पर उनके विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करने की क्षमता है। इसी तरह से महेंद्र कुमार का कहना है, महेंद्र कुमार कहते हैं कि शक्ति किसी राज्य की अपनी इच्छानुसार अन्य राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा दी गई है और सबका निष्कर्ष, सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यही निकलता है कि शक्ति प्रभावित करने की क्षमता है या दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता का नाम है। यानी कि यह कैपेसिटी है कि हम दूसरों को किस प्रकार नियंत्रित कर सकें, दूसरों को किस प्रकार प्रभावित कर सकें। तो यह एक प्रकार की कैपेबिलिटी है, एक प्रकार की क्षमता है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। तो शक्ति के तत्व को लेकर विभिन्न विचारकों में मतभेद है। विभिन्न विचारकों के द्वारा शक्ति के विभिन्न तत्व बताए गए हैं। जैसा कि मार्गन थाउ शक्ति के तत्व को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अस्थायी तत्व और दूसरा है परिवर्तनशील तत्व। अस्थायी तत्व ऐसे होते हैं जो हमेशा बदलते नहीं है, जो हमेशा परिवर्तनशील नहीं होते हैं, जो हमेशा परिवर्तित नहीं होते हैं, वह यानी कि वह अस्थायी रहते हैं। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, वह हमेशा चेंजिंग नहीं होते हैं, वह अस्थायी होते हैं। यानी कि भौगोलिक संसाधनों के आधार पर शक्ति प्राप्त की जा सकती है। या जैसे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास होते हैं वह शक्ति के अस्थायी तत्व होते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये लंबे समय तक किसी राष्ट्र के विकास में योगदान देते रहते हैं। जैसे कि खनिज संसाधन हो गया, पेट्रोलियम संसाधन हो गया वगैरह, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी होते हैं। हम लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं और लंबे समय तक इनके द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं, हम शक्ति अर्जित कर सकते हैं।
दूसरा तत्व है परिवर्तनशील तत्व। मार्गेंथाउ कहते हैं कि दूसरा तत्व परिवर्तनशील तत्व है। परिवर्तनशील तत्व हमेशा यह समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंजिंग होते रहते हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंजिंग होते रहते हैं, इनके स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि सैनिक तैयारी, हम सैनिक तैयारी करते रहते हैं और जैसे जैसे सरकार बदलती है या समय और परिस्थितियां बदलती है, वैसे सैनिक यानी कि सैन्य क्षमता का स्वरूप भी बदलता जाता है। यानी कि कभी कभी सेना के पास कम हथियार होते हैं, कभी नए नए हथियारों का आविष्कार हो जाता है और सेना के पास नए नए हथियार हो जाते हैं। तो यह जो हथियार हैं, जो गोला बारूद हथियार विभिन्न प्रकार के होते हैं, यह सैन्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, यह राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि करते हैं। इसी तरह से जनसंख्या हो जाती है, सैन्य तैयारी हो गया। दूसरा जनसंख्या हो जाए, इसमें सैन्य तैयारी हो गया, सैन्य तैयारी। और दूसरा जनसंख्या, जिस राष्ट्र की जनसंख्या जितनी ही अधिक होगी वह राष्ट्र उतना ही शक्ति संपन्न हो सकता है, उतना ही अधिक शक्ति संपन्न हो सकता है। जिस राष्ट्र की जनसंख्या बहुत ही न्यून होगी वह राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव शक्ति की कमी हो जाती है, मैन पावर की कमी हो जाती है। जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है वह हमेशा दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर करते रहते हैं। लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधन और मानव और मनुष्यों के बीच अनुपात बना रहे, प्राकृतिक संसाधन और मनुष्यों के बीच अनुपात बना रहे। तो ये जो जनसंख्या होती है यह भी राष्ट्र के शक्ति में योगदान देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र का चरित्र जैसा होता है वैसे वहां पर शक्ति डेवलप होती है। राष्ट्र का चरित्र यानी कि वहां के नागरिकों का चरित्र, वहां के शासकों का चरित्र, वहां के नागरिकों के चरित्र और वहां के शासकों के चरित्र से मिलकर ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र का चरित्र जितना अच्छा होगा वो उतना अधिक पावरफुल होता है। कूटनीति, मार्गेंथाउ कहते हैं कि कूटनीति भी एक प्रकार की शक्ति है। यह भी शक्ति है कि हम अपनी चालों से दुश्मन को कैसे परास्त कर सकते हैं। बिना युद्ध किए हम कौन सी ऐसी चाल चलें कि शत्रु परास्त हो जाए या हमसे प्रभावित हो जाए, शत्रु हमसे प्रभावित हो जाए और हमारे पक्ष में वह समर्थन करे। तो यह कूटनीति जो होती है यह शक्ति का परिचायक होती है। जिस देश की जितनी अच्छी कूटनीति होती है वो उतना अच्छा शक्तिशाली होता है। इसी तरह से सरकार भी होती है, सरकार। इसी तरह से राष्ट्रीय शक्ति बहुत कुछ हद तक सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार किस प्रकार की है, सरकार में कौन से लोग हैं, सरकार में किस विचारधारा वाले लोग हैं, तो ये सब मिलकर राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती है। तो इस तरह से मार्गेंथाउ शक्ति के तत्व को दो भागों में विभाजित करते हैं, अस्थायी तत्व और परिवर्तनशील तत्व। अब देखते हैं आर्गेन्स्की ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्व को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है सामाजिक। आर्गेन्स्की कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के दो रूप होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, दूसरा सामाजिक संसाधन होता है। यानी कि प्राकृतिक शक्ति क्या होती है, जिस राष्ट्र में जितनी अधिक प्राकृतिक संसाधन विद्यमान होते हैं वह राष्ट्र उतना ही क्षमतावान होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और अन्य राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों के लिए उस राष्ट्र के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो अपने प्राकृतिक संसाधन के आधार पर वो दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करता रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अरब कंट्रीज के बहुत ऐसे देश हैं जहां तेल का बहुतायत है और वह तेल को निर्यात करते रहते हैं। यदि तेल को रोक देते हैं तो दूसरा देश प्रभावित हो जाता है। इसी तरह से हम विभिन्न देशों को देख सकते हैं, विभिन्न राज्यों को देख सकते हैं कि जिनके पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करते रहते हैं, दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करते रहते हैं। इसी तरह से सामाजिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक तत्व होते हैं, जैसे कि आर्थिक तत्व। सामाजिक तत्वों में इन्होंने आर्थिक तत्वों को लिया है, राजनीतिक तत्व को लिया है, राष्ट्रीय चरित्र को लिया है। यानी कि वहां का सामाजिक व्यवस्था किस तरह से है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से है, वहां के लोगों का चरित्र किस तरह से है, तो ये सारे मिलकर राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं ईएचकार में शक्ति के तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है सैन्य शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति और तीसरा है विचारों की शक्ति या आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, विचारों की शक्ति। इनका यह मानना है ईएचकार का कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सैन्य क्षमता से आंकी जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका की वायुसेना बहुत अच्छी है,
अमेरिका की वायुसेना बहुत अधिक शक्तिशाली है, भारत की थल सेना बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसी तरह से हम विभिन्न सैन्य क्षमता के आधार पर राष्ट्रों की शक्ति को आंकते हैं, राष्ट्रों की शक्ति को मापते हैं। किस सेना के पास कितना अधिक हथियार है, सैन्य क्षमता कितनी है, कुशलता कितनी है, रणनीति कैसी है, इन सारी बातों के आधार पर हम किसी राष्ट्र की शक्ति को आंकते हैं। इसी तरह से आर्थिक शक्ति को देख सकते हैं। अमेरिका पूंजीवादी देश है, वह आर्थिक रूप से संपन्न देश है, यानी कि वहां पर आर्थिक संसाधन कितने हैं, औद्योगिक संसाधन कितने हैं, कितने उद्योग, कितना अधिक औद्योगिक क्षमता उस राष्ट्र के पास है, ये सभी चीजें आर्थिक शक्ति का निर्माण करती हैं। इसी तरह से हम विचारों की शक्ति को ले सकते हैं कि एक राष्ट्र का जो नेता है अपने विचारों के द्वारा कितने अधिक लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है, कितने अधिक लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। जैसे हम देख सकते हैं अपने देश में महात्मा गांधी को देख सकते हैं। महात्मा गांधी के पास विचारों की शक्ति होती है, वह अपने विचारों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं और अंततः भारत में के आजादी में योगदान देते हैं। तो इस तरह से विचारों की शक्ति, यानी कि हम अपने बातों से कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे पास कौशल कला क्या है, हमारे पास भाषण की कला कैसी है, हम अपने भाषण के द्वारा हम अपने भाषण के द्वारा या अपने बातों के द्वारा लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात किस तरह से लोगों पर रखते हैं, अपनी बात किस तरह से लोगों के समक्ष रखते हैं कि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव होता है, यानी कि हम अपनी बातों से कितना अधिक प्रभावित कर सकते हैं। तो यचकार ने विचारों की शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। वह कहते हैं कि यह विचारों की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विचारों की शक्ति के द्वारा ही हम अधिकांश राष्ट्रों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसी तरह से पामर और परकिंस ने शक्ति के दो तत्व बताए हैं। एक है मानवीय शक्ति, पहला है मानवीय शक्ति और दूसरा है गैर मानवीय शक्ति। गैर मानवीय शक्ति, यह मानवीय शक्ति क्या होती है? मानवीय शक्ति के अंतर्गत मनुष्यों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के संसाधन आते हैं, जैसे औद्योगिक क्षमता या तकनीकी ज्ञान, जनसंख्या, विचारधाराएं, मनोबल, नेतृत्व, ये मानव सृजित है। यानी कि विचारधारा कहां से उत्पन्न होती है? मनुष्यों के मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। तो विचारधारा की शक्ति भी राष्ट्र के शक्ति के निर्माण में योगदान देता है। मनोबल, राष्ट्र का मनोबल कितना अच्छा है, और राष्ट्र का मनोबल कितना अच्छा है, राष्ट्र में तकनीकी विकास कितना हुआ है, राष्ट्र की जनसंख्या कितनी है, तो ये सब मानवीय शक्ति हैं, ये मानवीय शक्ति के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है गैर मानवीय शक्ति, यानी कि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वह गैर मानवीय शक्ति है। प्राकृतिक संसाधन यह गैर मानवीय शक्ति है। प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि ये प्राकृतिक संसाधन यह गैर मानवीय है, क्योंकि यह प्रकृति की देन होती है। वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां का भूगोल कैसा है और वहां प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो ये सब मिलकर राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। तो मैंने आपको मार्गेंथाउ, आर्गेन्स्की दूसरा और तीसरा यचकार, चौथा पामर और परकिंस के शक्ति के तत्वों को बताया कि इन्होंने शक्ति की कितने तत्व बताए हैं या शक्ति के तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है। आइए अब देखते हैं एकीकृत रूप से राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। आइए हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को देखते हैं एकीकृत रूप से कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व यानी कि जिनसे मिलकर राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर राष्ट्र शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, वह तत्व कौन कौन से हैं? पहला है भूगोल है, जियोग्राफी है, यानी कि उस राष्ट्र की जो भौगोलिक संरचना होती है, उस भौगोलिक संरचना के आधार पर भी वह शक्तिशाली होता है। जैसे कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो पर्वतों से घिरे होते हैं या समुद्रों से घिरे होते हैं, तो जो राज्य पर्वतों से घिरे होते हैं या समुद्रों से घिरे होते हैं, वह अपनी सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं, वह शक्तिशाली राष्ट्र हो सकते हैं। जैसे कि भारत शक्तिशाली है, यूरोप के कई कंट्री हैं जो शक्तिशाली होते हैं, जो स्थल सीमाओं से घिरे होते हैं, जिनके विभिन्न राज्यों से स्थलीय सीमाएं मिलती हैं, वहां हमेशा अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है, वहां हमेशा अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। तो भौगोलिक क्षमता के आधार पर, भूगोल के आधार पर भी हम शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, भूगोल के आधार पर भी शक्ति का निर्माण होता है। प्राकृतिक संसाधन मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हमें जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वहां की प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की बात कही गई है कि उस देश के अंतर्गत कितनी खानें हैं,
यानी कि खनिज उत्पादन कितना अधिक मात्रा में होता है, लौह उत्पादन कितना अधिक मात्रा में होता है, वहां पर कृषि कितनी, वहां की कृषि योग्य भूमि कितनी है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, उपजाऊ भूमि कितनी है, अनाज कितना पैदा होता है, और जो उत्पादन होता है, जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा जो विभिन्न वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन होता है, उस उत्पादनों की पूर्ति हो पाती, उस उत्पादनों से उस राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है कि नहीं हो पाती है? क्या अनाज उत्पादन में भी वह दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर करता है? यदि कोई राज्य खाद्य पदार्थों के लिए भी वह दूसरे राज्य पर निर्भर करता है, दूसरे राज्य पर निर्भर होता है, तो वह राज्य शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है। हमारा भारत जो है वह भारत के अंतर्गत 70% कृषि योग्य भूमि है और 70% भूमि पर खेती होती है। यहाँ अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। यहाँ से अनाजों को विभिन्न कंट्री में निर्यात किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं। प्राकृतिक संसाधन भी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की शक्ति में योगदान देते हैं। जनसंख्या को देख सकते हैं, जनसंख्या को देख सकते हैं कि जिस राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी सैन्य पावर उतनी अधिक होगी और उतनी अधिक मनोबल के साथ वह शत्रु से युद्ध करेगी, शत्रु राष्ट्र से युद्ध कर सकती है। और वहां पर कभी भी सैन्य क्षमता में कमी नहीं होगी, वहां पे मानव शक्ति की कमी नहीं होगी। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है वहां मानव शक्ति भी अधिक होती है। तो इस तरह से जनसंख्या भी शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तकनीकी, उस राष्ट्र की तकनीकी कितनी विकसित है, क्या राष्ट्र स्वयं तकनीक का उत्पादन करता है या तकनीकी के लिए वह दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है। जैसे कि भारत क्या है, भारत में टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ है यह तकनीकी के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के ऊपर निर्भर है। जैसे रूस से टेक्नोलॉजी आयातित करता है, फ्रांस से आयातित करता है, जापान से आयातित करता है, विभिन्न देशों से यह आयातित करता है। तो भारत अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी पीछे है। अमेरिका और रूस जितना विकास भारत का नहीं हुआ है। तो तकनीकी भी किसी भी देश की शक्ति में योगदान करती है। विचारधारा, आइडियोलॉजी, उस देश के शासक की विचारधारा कैसे है, वहां की नागरिकों की विचारधारा कैसी है, यह विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे हम देख सकते हैं कि हिटलर की विचारधारा क्या थी, नाजीवादी थी। मुसोलिनी की विचारधारा क्या थी, फांसीवादी थी। और अमेरिका की विचारधारा क्या है, पूंजीवादी है। रूस की विचारधारा क्या है, साम्यवादी है। भारत की विचारधारा क्या है, लोकतंत्री है और समाजवादी है। तो यह विचारधारा के आधार पर भी अपने देश को संगठित किया जा सकता है, अपने विभिन्न राष्ट्रों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। जैसे विचारधारा के आधार पे हम पूरे विश्व को दो भागों में बांटते हैं, एक साम्यवादी गुट है, एक पूंजीवादी गुट है। जो पूंजीवादी विचारधारा के पोषक हैं वह अमेरिका के पक्ष में चले जाते हैं और जो साम्यवादी गुट है वह सोवियत संघ रूस के पक्ष में चले जाते हैं। तो इस तरह से विचारधारा के आधार पर पूरा विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे अन्य विचारधाराओं का उद्भव होता है और लोकतंत्री विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा इत्यादि विचारधारा फिर बाद में विकसित होती है। विचारधारा के आधार पर विभिन्न देशों का निर्माण हो जाता है और यह विचारधारा भी राष्ट्र की शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो हम अपनी विचारधारा से कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपनी भाषण कला से कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है कि हम किसी दूसरे राज्य को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से उसके व्यवहारों को नियंत्रित कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा। छठा है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, वहां के नागरिकों से ही मिलकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। यदि वहां के नागरिक अच्छे हैं, उत्तम हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, कर्तव्य निष्ठा है और सबके प्रति सम्मान है, तो इससे राष्ट्रीय चरित्र विकसित होता है। राष्ट्रीय चरित्र इससे विकसित होता है। यह राष्ट्रीय चरित्र भी लोगों को प्रभावित करता रहता है। तो राष्ट्रीय चरित्र भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। मनोबल, यह जो मनोबल है, यह मनोबल भी शक्ति का निर्माण करता है। मनोबल यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह भी शक्ति में योगदान देती है। यानी कि कोई राष्ट्र अगर कमजोर है, उसका मनोबल ऊंचा है, तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब इटली में मुसोलिनी का उदय होता है या जर्मनी में
हिटलर का उदय होता है। तो जर्मनी तो एक छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन हिटलर का मनोबल बहुत ही ऊंचा था और इसी मनोबल के कारण वह अमेरिका से टक्कर ले लेता है, शत्रु मित्र राष्ट्र से टक्कर ले लेता है, मित्र राष्ट्र से लड़ाई करने के लिए वह आमादा हो जाता है। अंततः उसका मनोबल इतना अच्छा हो जाता है कि वह अधिकांश जर्मनी के पड़ोसी राज्यों पर कब्जा कर लेता है। तो यह जो मनोबल होता है, यह भी शक्ति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कूटनीति, हम देखते हैं कि कूटनीति कैसी है उस देश की। कूटनीति के अनुसार कूटनीति क्या होती है कि शत्रु के परिस्थितियों के अनुसार अपनी चालों को चलना, शत्रु के परिस्थितियों के अनुसार अपनी चालों को चलना। जब व्यक्ति या कोई राष्ट्र या राजनेता शत्रु के परिस्थितियों के अनुरूप वह किसी प्रकार की नीतियां बनाता है और वह नीतियां उसके लिए बाध्यकारी हो जाती है, तो वह कूटनीति होती है। यानी कि वह छुपे रूप से उससे अपना काम निकलवा लेता है। नेतृत्व है, नेतृत्व के द्वारा उस राज्य का नेतृत्व कैसा है, उसके नेतृत्व से कितने राष्ट्र प्रभावित हो जाते हैं। नेतृत्व इस तरह से नेतृत्व भी शक्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शासक वर्ग है, औद्योगिक क्षमता है, सैनिक क्षमता है। शासक वर्ग यानी कि शासक किस तरह से हैं, शासक की विचारधारा क्या है, शासक वर्ग में कौन से लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं। उस देश की औद्योगिक क्षमता कितनी है, वहां औद्योगिक उत्पादन कितना अधिक मात्रा में होता है, वहां पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, वहां पे विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये औद्योगिक क्षमता है। सैन्य क्षमता है, सैन्य के पास कितना हथियार है, कितनी सैन्य क्षमता है। वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के पास कितनी सैन्य क्षमता है, यह कितने दिनों तक युद्ध कर सकते हैं या कितने दिनों तक युद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। इनके पास विभिन्न शस्त्र, इनके पास किस किस प्रकार के शस्त्र हैं, ये सारी बातें भी सैन्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं यह विभिन्न तत्व हैं और ये विभिन्न तत्व मिलकर राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय शक्ति में योगदान देते हैं। हम किसी एक तत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम किसी एक तत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं या एक तत्व को बहुत महत्वपूर्ण नहीं दे सकते हैं। यदि जनसंख्या बहुत अधिक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो फिर राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो 12 तत्व हैं, इसमें राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में जो 12 तत्व हैं, ये सारे तत्व मिलकर राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। हम किसी एक तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय शक्ति, अर्थ, परिभाषा और तत्वों के बारे में बताया, संक्षेप में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रीय हित से अवगत कराऊंगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।